वहीं दूसरी तरफ रात का सन्नाटा छाया हुआ था। युवराज उसी सीक्रेट फार्म हाउस के अंदर लिविंग रूम में अपने लैपटॉप के सामने बैठकर नैन्सी और सबकी लोकेशन को देख रहा था। उसकी आंखें सीरियस थी। वह सारी चीजों पर बारीकी से नजर रख रहा था कि तभी किसी ने डोरबेल बजाई और उसके कानों में डोरबेल की आवाज आते ही वह चौंक गया, क्योंकि यह फार्म हाउस सीक्रेट था जिसके बारे में किसी को भी कोई भी जानकारी नहीं थी। फिर कौन उसके दरवाजे पर था, उसने सोचा। फिर वह दरवाजे की तरफ बढ़ गया और उसने हॉल से झांक कर देखा तो ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए उसी तरफ का एक आदमी खड़ा हुआ था जो अपने नैन्सी में भेजा था। उस आदमी को देखकर वह मुस्कुराया तो चौंक गया, क्योंकि नैन्सी ने भेजी तो हमेशा पहले उसे काले बता देती थी इस जगह के बारे में। पता नहीं ये सीक्रेट जगह थी जो कि मायरा के बचाने के लिए बनाई गई थी, जिसके बारे में किसी को भी नहीं अंदाजा तक नहीं था। पहली बार था जब उसने साथ नैन्सी का कोई भी कॉल नहीं आया था और कोई इस तरीके से कपड़े पहने हुए दरवाजे पर खड़ा था। वह काफी देर तक सोचता रहा और हॉल से बाहर की तरफ देखता रहा कि तभी उसके बाहर खड़े हुए लड़के ने जल्दी से अपने हाथों से वही कोड बताया जो कि नैन्सी ने उसके लिए बनाया था। यह देखकर युवराज का शक दूर हो गया। उसे लगा शायद नैन्सी ने जल्दबाजी में बताया होगा। क्या पता उसने उसे यहाँ पर किसी इमरजेंसी के काम के लिए भेजा था, इसलिए उसने जल्दी से दरवाजा खोला। जैसे दरवाजा खुला, एक जोरदार लात सीधे उसके सीने पर आकर पड़ी। धड़ाम। युवराज बिना संभाले पीछे जमीन पर जा गिरा। उसका सिर टाइल से टकराया और एक पल के लिए उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसने देखा कि 4-5 नकाबपोश काले कपड़े पहने हुए तेजी से घर के अंदर घुस आए थे। उसके हाथों में हथियार चमक रहे थे। कुछ के पास चाकू थे तो कुछ के हाथ पास खाली थे। युवराज ने दर्द से कराहते हुए खुद को संभाला। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तुम कौन हो, उसने दहाड़ते हुए उनसे पूछा था, लेकिन जवाब देने के बजाय एक नकाबपोश ने अपनी लोहे की रॉड उठाई और दूसरी की ओर झपटा। युवराज ने फुर्ती से खुद को घुमाया और उठकर बाहर दीवार से टकराया। तुम्हें गलत आदमी से पंगा लेने की सजा मिलेगी, युवराज ने गरजते हुए कहा। युवराज ने तुरंत अपने पैरों पर संतुलन बनाया और तेजी से सामने वाले के पेट पर घुटना मारा। अचानक नकाबपोश दर्द से नीचे झुका, तभी दो और लोग उस पर टूट पड़े। युवराज ने पहले बार को लपका और दूसरे की रॉड छीन ली। उसने पहले आदमी को रॉड से तेजी से उसकी कनपटी पर मारा और वही धड़ाम से गिर गया। दूसरे नकाबपोश ने रकाब पर चाकू से हमला किया। युवराज ने फुर्ती से चाकू को भाले हाथ को बीच में ही पकड़ लिया और एक कनौनी उसके सिरे पर उसकी नाक पर मारी। नकाबपोश लड़खड़ाया, लेकिन युवराज ने उसका हाथ छीन लिया और वापस से पूरी जान से वार किया, जिस पर युवराज ने जल्दी से चाकू को बीच में ही पकड़ लिया। अचानक से उसके हाथ खून की धार बहने लगी। चारों तरफ खून ही खून हो गया। तुम लोग आखिर हो कौन और यहाँ पर क्यों आए, युवराज ने गुस्से से दांत भींचते हुए कहा। उसने यह कहा ही था कि तभी एक नकाबपोश ने पीछे से हमला किया। उसने युवराज के सर पर मुक्का झड़ने की कोशिश की, लेकिन युवराज ने उसकी हाथ सुनते ही झुक गया। अचानक से वह मुक्का जाकर सामने वाले को लगा और उसके हाथ से चाकू छूट गया, जिससे युवराज ने जल्दी से अपनी पकड़ से चाकू पर मजबूत किया। उसने खून के बहने से ध्यान नहीं दिया। उसने जल्दी से उस चाकू को उस आदमी के गले में घोंप दिया। हुआ आदमी भी नीचे जा गिरा। युवराज ने आगे देखा तो उसके सामने 6 नवाबपोश अभी खड़े थे, जिसमें से एक ने जल्दी से फुर्ती दिखाते हुए आगे बढ़ा और युवराज ने पेट पर लात मारी, जिससे वह पीछे और झटका खाकर पेट के बल गिरा। युवराज ने अपने गुस्से को काबू में रखा, जिसने तेजी से कुशन उठाया और एक नकाबपोश के चेहरे पर मारा। और वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही युवराज ने उसकी गर्दन में चाकू से एक झटके से काट दी और खून का फव्वारा तेजी से फूट पड़ा। चारों तरफ खून बहने लगा। युवराज के माथे से, हाथ से और मुंह से खून बह रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। तभी उसके एक नकाबपोश ने उसके मुंह पर पंच मारना चाहा, लेकिन युवराज ने जल्दी से उसके हाथ को भी पकड़ लिया और कुछ समझ पाता कि तभी एक और नकाबपोश आगे बढ़ा और उसने युवराज के जांघ पर चाकू से वार किया। यह देखकर युवराज की आंखें बड़ी हो गई। उसने बचकर पीछे हटना चाहा, लेकिन वह नकाबपोश काफी ज्यादा तेज था, जिससे उसकी पीठ पैंट खून से भीग गई थी। लेकिन यह दर्द युवराज के गुस्से को कम नहीं कर पाया था। अब बारी मेरी है, युवराज दहाड़ते हुए बोला और उसने सबसे पास वाले नकाबपोश की गर्दन पकड़कर गुस्से से दीवार में दे मारा, जिस पर दूसरे नकाबपोश ने भी जल्दी से वापस से हमला किया कि युवराज ने एक मुक्का उसके मुंह पर दे मारा और एक जोरदार लात उसके पेट पर भी दे मारी, जिससे वह नकाबपोश कांच की टेबल पर जा गिरा और चीखता हुआ युवराज लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर शरीर से खून और पसीने की धार बह रही थी। उसने सामने देखा तो वहीं पहले वाला नकाबपोश खड़ा हुआ था और उसके हाथों में पीछे किए हुए था। युवराज जल्दी से गुस्से से उस आदमी की तरफ बढ़ा कि उसने अपने हाथों में जो स्प्रे पकड़ा हुआ था जल्दी से युवराज के मुंह पर छिड़क दी। इस अचानक हमले से युवराज की आंखें अचानक से बंद हो गई। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या चीज थी और वह ये जान पाता कि तभी अचानक से उसका सर काफी भारी हो गया था और उसने जल्दी से आंखें खोलकर सामने देखने की कोशिश की तो अचानक से
वहीं 8 नकाबपोश आदमी भी जल्दी से अंदर आ गए थे और युवराज पूछना चाहता कि आखिरकार वह लोग हैं कौन कि तभी वह अचानक से बेहोश हो गया था और जाकर जमीन पर जा गिरा। उसके गिरते ही उस पहले नकाबपोश ने जल्दी से अंदर आए नकाबपोश आदमियों का इशारा किया। उसके इशारा पाते ही वह साथ में आए सभी नकाबपोश जल्दी से तितर बितर हो गए और वह पूरे घर में किसी को ढूंढने लगे। सभी लोग जल्दी से इधर उधर कमरे में चेक करने लगे, लेकिन वहां पर कमरे में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। यह देखकर वह सभी लोग जल्दी से बाहर आए और उन्होंने उस पहले आदमी को देखते हुए कहा, यहाँ पर कोई भी नहीं है। यह सुनकर दरवाजे पर खड़ा हुआ आदमी गुस्से के साथ युवराज की तरफ देखने लगा और गुस्से से बोला, कोई सीक्रेट रूम होगा, इसीलिए उसे जल्दी से ढूंढो। जिस पर सभी लोग जल्दी से उस छोटी सी चीज को बारीकी से देखने लगे। तभी एक आदमी एक खूबसूरती सी पेंटिंग के सामने आया। उसने उस पेंटिंग को जल्दी से हटा दिया तो सामने अचानक से उसे दरवाजा दिखाई दिया। यह देखकर उसने जल्दी से बाहर आकर कहा, दरवाजा मिल गया है। जिस पर वह आदमी अचानक से खुश हो गया था। वहीं सभी लोग जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ गए और उस आदमी ने जब दरवाजे को देखा तो वहां पर एक फिंगरप्रिंट पासवर्ड था। नकाबपोश का नेता अपने क्रोध को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। उसकी नजरें उस फिंगरप्रिंट पासवर्ड पर टिक गई थी जो उसकी राह में से अपनी सबसे बड़ी बाधा था। उसने अपनी गहरी कठोर आवाज में आदेश दिया, उसे लेकर आओ। थोड़ी ही देर में उसके कुछ लोग युवराज को घसीटते हुए वहां पर लेकर आए और फिर उसके हाथ को, वह अभी भी बेहोश था। नकाबपोश नेता ने युवराज का एक हाथ झटकते हुए खींचा और उसकी अंगुली फिंगरप्रिंट स्कैनर पर रख दिया। एक क्षण के लिए माहौल थोड़ा सा ठहर सा गया था। फिर दरवाजा भारी आवाज के साथ धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के उस पार एक गहरा रास्ता दिखाई दिया जो नीचे की ओर जाती हुई घुमावदार सीढ़ियों तक ले जाता था। नकाबपोश अपने हथियार संभालते हुए चौकसी के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। सीढ़ियों से के अंत में एक विशाल आधुनिक लैब थी। वहां डॉक्टरों की एक टीम अत्याधुनिक उपकरणों के बीच काम में व्यस्त थी। लैब की सभी दीवार रोशनी के हर चीज चकमका रही थी जैसे, लेकिन नकाबपोश की उपस्थिति ने माहौल को अचानक ठंडा और डरावना बना दिया था। डॉक्टरों ने अजनबी आहट को महसूस किया और जैसे ही उनकी नजर नकाबपोश पर पड़ी वे डर के मारे ठिठक गए थे। उनके सफेद कोट हवा में हल्के हल्के कांप रहे थे, इससे पहले कि वह लोग कुछ भी समझ पाते। अचानक से नकाबपोशों ने अपनी बंदूकें बाहर निकाल ली और डॉक्टरों के ऊपर तान दी। कोई हरकत मत करना। वो लड़की कहाँ है, बस यही बताओ, नकाबपोश नेता ने दहाड़ते हुए कहा। लेकिन तभी लैब के कोने से अचानक से एक के बाद एक बॉडीगार्ड निकलकर वहां पर आ गए और डॉक्टरों के सामने खड़े हो गए। उनके हाथों में भी राइफल गन थी। बिना चेतावनी दिए हुए बॉडीगार्ड ने अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया था। धाएं 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 गोलियों की आवाज इतनी जोर गूंजदार थी कि दीवारें भी कांप उठी थी। लैब का माहौल अब युद्ध का मैदान बन चुका था। गोलियों की बौछार के बीच डॉक्टर घबराकर इधर से उधर भागने लगी थी। मशीनें टूटने की आवाजें गूंजने लगी थी। कांच के उपकरण टुकड़ों में बिखर गए थे और हर जगह अफरा तफरी सी मच गई थी। एक बॉडीगार्ड ने डॉक्टरों की ओर देखा और तेजी से चिल्लाया, डॉक्टर मायरा मैडम को सुरक्षित करो और जल्दी करो। डॉक्टर ने उसकी बात को सुनकर हड़बड़ाते हुए अपना उपकरण छोड़कर जल्दी से उस तरफ दौड़े। अचानक से दौड़े जहां पर मायरा को रखा गया था और भारी भरकम स्ट्रीट के दरवाजे की ओर भाग भागे जहां मायरा की काफी सुरक्षित रखने की योजना पहले से ही तैयार थी। तो बॉडीगार्ड ने उन्हें खबर देते हुए वहां तक पहुंचाया और डॉक्टरों को अंदर धकेलते हुए दरवाजा जल्दी से बंद कर दिया। बाहर युद्ध और भी भयंकर हो चुका था। नकाबपोश और बॉडीगार्ड्स एक दूसरे पर गोलियों की बरसात कर रहे थे। और जल्दी करो, नकाबपोश नेता ने चीखते हुए अपने आदमियों को इशारा किया, मारा तक पहुंचना ही हमारा सबसे बड़ा मकसद है। लेकिन बॉडीगार्ड्स की योजना और उनकी रणनीति ने नकाबपोश को आगे बढ़ने से रोक रखा था।
गोलियों की तेज आवाज के बीच एक नकाबपोश ने अचानक लैब के एक कोने से आती हुई हल्की सी रोशनी देखी। वह तेरे इशारे से नेता को बताने ही वाला था कि नकाबपोश नेता की आंखों में अचानक से एक अजीब सी चमक आ गई थी। उधर उसने इशारा करते हुए कहा। नकाबपोश नेता के इशारे पर उसकी छाती उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे थे। वह रोशनी काफी ज्यादा चमक रही थी। शायद वही मायरा का रूम था, लेकिन हर कदम पर गोलियों की बौछार ने उनकी राह मुश्किल बना दी थी। चारों ओर टूटे कांच और बिखरे हुए उपकरणों के बीच वे फुर्ती से अपने बचाव की कोशिश कर रहे थे। वहीं बॉडीगार्ड ने अपनी पोजीशन बदल कर रणनीति तरीके से फायरिंग तेज कर दी थी। हमें ज्यादा देर रोका नहीं जा सकता। नकाबपोश नेता ने गुस्से से दहाड़ा। अपने अपनी उसने अपनी टीम को कवर देने के लिए खुद भी फायरिंग शुरू कर दी थी। उधर लैब के सुरक्षित कमरे में डॉक्टरों ने मायरा को जल्दी से एक व्हील चेयर पर बैठाया। डॉक्टरों में से एक ने घबराते हुए कहा, अगर ये लोग अंदर घुस आए तो हम सब खत्म हो जाएंगे। जिस पर दूसरे डॉक्टर ने कहा, ज्यादा डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने दरवाजे को लॉक कर दिया है। इसका पासवर्ड किसी के भी पास नहीं है और कमरे में इस दीवार है, ब्लड प्रूफ है, कोई यहाँ तक नहीं पहुंच सकता। डॉक्टरों ने थोड़ी राहत की सांस ली ही थी, लेकिन बाहर गोलियों की आवाज और भी ज्यादा लगातार तेज और ज्यादा तेज बढ़ती जा रही थी। वहीं नकाबपोश नेता सभी बॉडीगार्ड्स को देखकर गुस्से से चिल्ला रहा था, क्योंकि वह लोग उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। और आखिरकार रोशनी का स्रोत तक पहुंचा। वही नकाबपोश उस रोशनी तक पहुंच गया था। यह कोने में बना गुप्त दरवाजा था, जिसे दीवार में छिपाया गया था। दरवाजे पर एक कोड पैनल और फिंगर प्रिंटिंग स्कैनर लगा हुआ था। उसने तेजी से अपने एक साथी को इशारा से किया, कोड तोड़ो। साथी ने तुरंत अपने उपकरण निकाले और कोड हैक करने की कोशिश शुरू कर दी थी। वहीं जैसे ही डॉक्टरों ने यह सुना, वह लोग घबराने लगे थे। इसी बीच एक बॉडीगार्ड ने दूर से यह नजारा देख लिया था। उसने तुरंत अपने फोन पर वॉकी टॉकी से अपने साथियों को इस चीज की सूचना दी। वे गुप्त दरवाजे तक पहुंच चुके हैं, हमें उन्हें रोकना होगा। बॉडीगार्ड ने अपनी गोलियां नकाबपोश की ओर और भी ज्यादा तेजी से बरसानी शुरू कर दी थी। जिस पर नकाबपोश नेता ने गुस्से से कहा, मार दो सभी को, एक को भी मत छोड़ो। अचानक से वह सभी बॉडीगार्ड्स पर टूट पड़ी थी। वह कम से कम 6 बॉडीगार्ड थे और अंदर आए लोगों ने सभी को 10 मिनट के अंदर ही अंदर मौत के घाट उतार दिया था। इसी बीच गुप्त दरवाजे का कोड वह आदमी जो हैक करने की कोशिश कर रहा था, उस आदमी ने दरवाजे के पासवर्ड को हैक कर लिया था। उसने जल्दी से खुशी से चिल्लाते हुए कहा, बॉस हो गया। साथी ने उत्साहित होकर कहा। नकाबपोश नेता ने दरवाजे को जोर से खींचकर खोला। दरवाजे के पीछे एक छोटी सी सुरंग थी जो सुरक्षित कमरे की ओर जाती थी। नकाबपोश नेता ने एक घातक मुस्कान के साथ कहा, अब वो ज्यादा दूर नहीं है। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया, सुरंग के रास्ते अंदर जाओ, लेकिन सतर्क रहो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही वे सुरंग में घुसने लगे, अचानक वहां लगे अलार्म बज उठे। एक तेज डरावनी आवाज पूरी लैब में गूंजने लगी। उधर सुरक्षित कमरे के अंदर मायरा ने अलार्म की आवाज सुनकर अपने पास खड़े डॉक्टरों ने कहा, उन्होंने पासवर्ड हैक कर लिया है, वो लोग अंदर ही आ रहे हैं। एक डॉक्टर ने घबरा कर पूछा, अब क्या करेंगे? जिस पर एक डॉक्टर ने गहरी सांस ली और उसने हाथ में बंधी एक घड़ी के बटन पर दबाया। अब वक्त आ गया है कि प्लान बी एक्टिव किया जाए। उसने जैसे ही ये कहा, वैसे ही कुछ पलों में लैब में अचानक से बहुत तेजी से हलचल होने लगी थी। चारों ओर छिपे भारी घर भरकम सुरक्षा रोबोट सक्रिय हो गए थे। उनकी लाल आंखें चमक उठी। जैसे ही सभी नकाबपोश अंदर आए, वैसे ही अपने आगे का नजारा देखकर सभी लोग हैरान हो गए। नकाबपोश नेता ने यह देखकर दांत पीसते हुए कहा, ये सब क्या है? उन्हें इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अंदर यहाँ पर रोबोट्स भी हो सकते थे। उनके सोच के बीच एक रोबोट उनकी ओर तेज गति से बढ़ रहा था। उनकी मशीन गन जैसे बाहें तुरंत फायरिंग करने लगी थी। नकाबपोश ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन रोबोट्स की शक्ति और सटीकता के सामने वे कमजोर पड़ने लगे थे। उन्होंने जल्दी से बाहर भागना चाहा, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। वहीं व्हीलचेयर पर बैठी हुई नायरा की उंगलियों में अचानक से आवाजें सुनकर हरकत होने लगी थी। उसका शरीर
कांपने लगा था। एक डॉक्टर का ध्यान इस चीज पर गया। उसने जैसे ही यह देखा, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने जल्दी से सीनियर डॉक्टर से कहा, सीनियर सीनियर मारा मारा मैम रिएक्ट कर रही हैं। उसके यह बोलते ही सभी लोग अचानक से हैरान हो गए और सभी ने एक साथ जल्दी से मायरा को देखा। उसकी आंखें मायरा को रिएक्ट करते देखकर अचानक से चमक गई थी। उन्होंने खुशी से कहा, वो कोमा से बाहर आ रही है। जिस पर एक जूनियर ने डॉक्टर से कहा, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? जिस पर सीनियर डॉक्टर ने कहा, जरूर यहाँ की आवाज़ों ने उनके दिमाग को ट्रिगर किया होगा, इसीलिए वो कोमा से बाहर आ रहे हैं। इसलिए हमें जल्दी से इन्हें एक इंजेक्शन देना होगा, वरना इनकी इस अचानक से उठने से जान भी जा सकती है। और यह कहते हुए जल्दी से एक तरफ बड़े और जल्दी से इंजेक्शन ढूंढने लगे। वहीं रोबोट ने वहां पर सभी को खत्म कर दिया था। वहां पर हर तरफ अब सिर्फ और सिर्फ खून ही खून था। वहीं चेयर पर बैठी मायरा की तभी अचानक से एक झटके के साथ आंखें खुली। उसकी आंखें जैसे ही खुली तो उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल था और उसका शरीर किसी भट्टी की तरह जल रहा था। जूनियर डॉक्टर ने जल्दी से कहा, सीनियर जल्दी से करिए। इस पर सीनियर डॉक्टर ने जल्दी से भागते हुए आकर जल्दी से वह इंजेक्शन मायरा को लगा दिया। उसके इंजेक्शन लगाते ही अचानक से मायरा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गई। उसके बेहोश होते ही सभी ने उसे संभाल लिया। तभी सारे रोबोट्स वहां पर वापस से आ गए थे। जिस पर डॉक्टर ने घड़ी का बटन दबाया और वह रोबोट्स वापस से अपनी जगह पर पहुंच गए थे। वहीं सीनियर डॉक्टर ने जल्दी से कहा, यहाँ पर रहना अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। जिस पर जूनियर डॉक्टर ने कहा, लेकिन हम जाएंगे कहाँ बॉस? जिस पर सीनियर डॉक्टर ने कहा, पहले यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि आखिरकार हम यहाँ से कहाँ जाएंगे। और वह लोग मायरा को अपनी उसकी व्हीलचेयर पर लिए हुए वहां से बाहर निकले। जब वह लोग ऊपर पहुंचे तो डॉक्टर की नज़र युवराज पर पड़ी। उन्होंने जल्दी से उसे उठाया और सबसे पहले उन्होंने उसका इलाज किया। उसकी चोटों पर अच्छे से बैंडेज लगाई। उसके इलाज करने के बाद युवराज जैसे ही होश में आया, उसने जल्दी से हड़बड़ाकर इधर उधर देखा। जिस पर सीनियर डॉक्टर ने कहा, मायरा मैडम वो होश में आ चुकी हैं और सब कुछ भी बिल्कुल ठीक है, हमें यहाँ से निकलना होगा। जरूर किसी को हमारे यहाँ पर होने की इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। उम, हालांकि युवराज बुरी तरीके से घायल था और वह एक मिनट के लिए डॉक्टर की कही हुई बात को बिल्कुल भी समझ भी नहीं पाया था। लेकिन समझ आते ही उसने जल्दी से कहा, हाँ जल्दी करो। जिस पर सभी लोग वहां से बाहर निकलने लगे थे। तभी युवराज को कुछ याद आया और वह अपने लैपटॉप की तरफ बढ़ा, जो अभी अभी सही सलामत था। यह देखकर उसने चैन की सांस ली और सभी लोग जल्दी से कार की तरफ बढ़ गए। कार में बैठकर युवराज ने जल्दी से लैपटॉप को ऑन किया और फिर जल्दी से उसकी उंगलियां लैपटॉप की स्क्रीन पर किसी तितली की तरह नाचने लगी थी। वह काफी स्पीड में लैपटॉप पर अपनी उंगलियों को चलाए जा रहा था। हालांकि उसे अपनी उंगलियां चलाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि उसका हाथ पूरी तरीके से घायल हो चुका था। लेकिन लेकिन फिर भी वह टाइपिंग रोक नहीं रहा था। उसका हाथ पूरी तरीके से इंजर्ड था और माथे पर चोट से उसे सही से देखने में प्रॉब्लम हो रही थी। उसका सिर फट रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को होश में रखे रहने की पूरी कोशिश की। उसका सर अभी भी भारी था और उसे नींद आ रही थी। तभी उसने देखा कि नैन्सी की कार काफ़ी देर से एक ही जगह पर है। यह देखकर उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। उसने जल्दी से कार को उस तरफ ले जाने के लिए बोल दिया था। चारों तरफ लाश ही लाशें बिखरी हुई थी। खून का तालाब चारों ओर फैला था। नताशा के कदम उस गंदगी में जम से गए थे। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। आंखों से बहते आंसू अब तक उसके गालों को भिगो रहे थे। वह एक एक करके हर लाश के पास जाती, उन्हें हिलाती, चिल्लाती, उठो प्लीज उठो। लेकिन कोई भी नहीं उठता था। हर तरफ खामोशी थी, सन्नाटा था और उस खामोशी ने नताशा को अंदर तक तोड़ दिया था। वही घुटनों के बल बैठ गई। वह अपना सिर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी थी। उसकी चीखें उस वीरान जगह पर गूंजने लगी थी। उसकी आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि अगर कोई भी सुनता तो उसकी रूह भी कांप जाती। लेकिन कुछ पलों बाद जैसे उसकी चीखें रुकने लगी, वह अचानक से एकदम से शांत हो गई। उसके आंसू जो लगातार
बेबसी, दर्द और तकलीफ से बहे जा रहे थे। अचानक से उसके आंसू भी जैसे रुक से गए थे और वह इधर उधर घूम रही थी और एकटक जमीन पर टिक गई थी। उसकी सांसें धीमी हो चुकी थी। वह ऐसे दिख रही थी जैसे उसके अंदर सब कुछ मर सा गया था। लेकिन फिर अचानक वह जोर से हंस पड़ी, पहले धीमे से और फिर अचानक से बहुत ज्यादा तेजी से। उसकी हंसी जैसे बढ़ती जा रही थी और उसकी हंसी इतनी डरावनी होती जा रही थी कि अगर कोई उसे देखता तो उसे यकीन नहीं हो जाता कि जरूर वह लड़की पागल हो चुकी है या फिर वह चुड़ैल बन चुकी है जो ऐसे अपना गला फाड़ रही है। उसकी हंसी बीच बीच में रुकती और फिर दुगनी तेजी से वह और भी ज्यादा तेजी से हंसने लगती थी। वह एकदम पागल और खतरनाक लग रही थी। उसने अपने बालों को पकड़कर हवा में झटका और फिर नैन्सी की लाश की तरफ देखा। उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान उभरी। उसकी आवाज में अब नफरत और जीत का अजीब सा मेल था। आखिर मैं जीत गई मिस क्वीन। आखिर मैंने तुम्हें मार दिया। तुम्हारे साथ साथ ये कमीना भी मर गया जिससे मेरा काम और भी आसान हो गया। यह कहते हुए उसने कनिष्क की तरफ अपनी नजरें अपनी नफरत भरी आंखों से देखा। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था लेकिन अभी तक तभी उसकी आंखें अचानक से नम हो गईं और वह रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, भाई, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, बट मैं क्या करती। मेरे पास तुम्हें मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। आई नो यू लव मी, बट ब्रो, आई एम नॉट योर सिस्टर। यह कहते हुए उसकी आंखें किसी शैतान की तरह चमक रही थी। उसने गुस्से से कहा, आई एम ए मॉन्स्टर जो तुम लोगों को तबाह करने आई थी। आई कम टू किल यू ऑल एंड फाइनली आई डिड इट। मैंने कर दिया। मैंने तुम सभी को मार दिया। तुम सब मेरे प्यारे शिकार, एक एक करके सब खत्म हो गए। यह कहते हुए वह जोर जोर से हंसने लगी थी। उसकी आवाज में घमंड था। वो अपनी जगह से उठी। उसने अपने कपड़े पर लगे हुए खून को बिना परवाह से झाड़ते हुए उसने अपने फोन को निकाला और स्क्रीन पर एक नजर डाली। जो आदमी यहाँ पर उन्हें मारने आए थे उन्होंने उनके ऊपर हमला किया। वो सारे ही नताशा के लोग थे और वो इन्हें अपने फोन से गाइड कर रही थी। ये सब मैंने किया। सब के सब मेरे लोग थे। अभी तक जितने हमले हुए हैं, जितना कुछ किया, सब कुछ मैंने किया था। मैं ही हूँ सबसे बड़ी और सबकी मास्टरमाइंड। सिर्फ मैं ही हूँ जिसने तुम्हें इतनी बुरी तरीके से मौत मारा है। सिर्फ मैं ही हूँ जिसने तुम सबको खत्म कर दिया। सिर्फ मैं ही हूँ जो इन्हें गाइड कर रही थी। हर गोली, हर बार, हर हमला, हर चीज, सब मेरे प्लान्स थे। बेवकूफ साले, किसी को मुझ पर कोई शक ही नहीं हुआ और मैंने तुम सभी के नाक के नीचे रहकर तुम सभी को मार दिया। मैं कितनी ज़्यादा स्मार्ट हूँ यार। मुझे कितनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकती। आज का दिन इंतजार मैंने कितने सालों से किया था और आज मैंने सब कुछ कर दिया। आखिर मुझे जो चाहिए था मैंने वो पा ही लिया। ये कहते हुए उसे अपने ऊपर न जाने कितना ज्यादा गर्व हो रहा था। सबको मारा देखकर उसके दिल में इतनी खुशी हो रही थी कि वह बयां भी नहीं कर पा रही थी। फिर उसने हंसी को और जोर से हाथ उबारा और नैन्सी की लाश को देखते हुए बोली, और तुम क्वीन नैन्सी, अच्छा हुआ तुम मर गई साली, वरना खुद मेरे अपने हाथों से मारती। तुम्हारे इतने नखरे, तुम्हारी इतनी अकड़, लेकिन आखिर में तुम भी मुझसे हार ही गई। तुम्हारी बेवकूफ़ी ने मेरे सारे कितने प्लान बर्बाद किए, लेकिन मेरे कितने लोग मारे, लेकिन अब तुम सिर्फ और सिर्फ एक लाश हो, एक लाश जो बेजान पड़ी है। कहते उसने जोर से अपनी एक और लात नैन्सी की लात पर दे मारी और फिर एक और ज्यादा खुश हो गई। और फिर उसने खुशी के साथ कहा, मैंने सबको मार दिया। पहले तुम्हारी वह क्वीन मायरा और ये क्वीन नैन्सी और इसका भाई। तो कितनी बुरी बात है ना। अब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को कौन संभालेगा, लेकिन फिक्र मत करना, मैं हूं ना। मैं सब संभाल लूंगी क्योंकि अब इस ऑर्गेनाइजेशन की नई क्वीन मैं बनूंगी। और उसने अपनी बाहें फैलाई जैसे पूरे साम्राज्य को गले लगाने की कोशिश कर रही हो। उसकी हंसी अब फिर से डरावनी हो गई थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ पागलपन था। उसने अफसोस से नैन्सी को कहा, कितनी बुरी बात है ना।
तुमने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हें क्या मिला? एक बुरी मौत, सबसे दर्दनाक मौत। और ये सोच कि नैन्सी कैसे मरी थी, वह वापस से हंसने लगी थी। वह उल्लास को बीचे हंसे अपनी हंसी और पागलपन के साथ खड़ी हुई थी, जैसे कि उसने पूरी दुनिया को जीत लिया हो। घड़ी की सुई रात के 2 बजने का संकेत दे रही थी। एक छोटे बंद कमरे में हल्की हल्की रोशनी जल रही थी। कमरा सन्नाटे में डूबा हुआ था। वह कमरा किसी लैब की तरह था, लेकिन वहां के मौजूद 2 लोगों ने चेहरे पर परेशानी झलक रही थी, और वह दोनों अपने सामने खड़े अधेड़ उम्र के आदमी को देख रही थी। सामने वह अपनी शर्ट और स्लेटी पैंट के ऊपर सफेद कोट पहने हुए लेटा हुआ, जिसमें साफ था वह कोई डॉक्टर था। डॉक्टर विक्रम, एक जाने माने लेकिन बेअध्यात्मिक वैज्ञानिक, अपनी काली मेडिकल बैग में एक छोटा सा शीशा निकाल रहे थे। शीशे में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था D74 सीरम सस्पेंसिव एनिमेशन ड्रग। शीशा उनकी हथेलियों में चमक रहा था, मानो इससे छुपा रहस्य पूरी दुनिया बदलने की ताकत रखता हो। उन्होंने सिरिंज को ध्यान से निकाला और उसमें दवा भरने लगे। कमरे में मौजूद बाकी 2 लोग, टिया और नैन्सी थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा। नैन्सी को जब रहा नहीं गया तो उसने नैन्सी पूछ ही लिया, डॉक्टर, क्या ये वाकई काम करेगा? जिस पर डॉक्टर विक्रम ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, मुझे तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। ये दवाई जो मैंने इंजेक्शन में डाली है, और ये उसकी सारी गतिविधियों को रोक देगा। न सांसें चलेंगी, न धड़कन, न नाभि। वह पूरी तरीके से मृत प्रतीत होगा। कोई भी शक नहीं कर सकता कि ये इंसान जीवित है, लेकिन वह इंसान ना तो सिर्फ जीवित रहेगा, बल्कि वह आसपास की सारी बातों को भी सुन पाएगा। लेकिन उनकी बॉडी किसी पैरालाइज्ड पर्सन की तरह मृत पड़ी रहेगी। जिस पर टिया ने जिस पर टिया ने आगे झुकते हुए पूछा, और अगर कुछ गलत हुआ तो? डॉक्टर विक्रम ने सिर उठाया। उनकी आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। गलत होने की गुंजाइश नहीं है। 6 घंटे बाद उसका शरीर खुद ब खुद दवा का प्रभाव खत्म कर देगा, और वह वापस से अपने होश में आ जाएगा। लेकिन इस दौरान वह सचमुच मरा हुआ लगेगा। जिस पर टिया ने डरते हुए एक और सवाल पूछ ही लिया, डॉक्टर, क्या मुझे दर्द होगा? उसके इस सवाल पर डॉक्टर विक्रम ने उसकी तरफ हंसते हुए देखा और कहा, नहीं, ये बस आपकी बॉडी को पूरी तरीके से पैरालाइज्ड कर देगा, जिस वजह से कोई भी दर्द तुम्हें महसूस नहीं होगा। बस ये याद रखना, तुम्हें घबराना नहीं है। जब तुम जागोगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पर टिया ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। डॉक्टर विक्रम ने सिरिंज को लेते हुए कहा, मैं इसे सामने करके दिखाता हूँ कि तुम्हें क्या करना है, और दवाई की क्वांटिटी इसी हिसाब से होनी चाहिए जितनी मैंने ली है। जिस पर टिया ने अपना सिर हाँ में हिलाया। वहीं डॉक्टर ने एक आदमी को देखा। वो स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था। वह थोड़ा सा डरा हुआ था, लेकिन डॉक्टर ने बोलने पर वह थोड़ा सा शांत हो गया था। डॉक्टर ने इंजेक्शन उसकी नस में लगाया। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि सिरिंज की सुई उसके अंदर तक जाते समय होने वाली हल्की सी आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। तैयार हो जाओ, डॉक्टर ने कहा। सिरिंज का पिस्टन नीचे दबा, और D77 70 नहीं 47 सिरिंज करण की नसों में घुलने लगी थी। पहले 30 सेकंड तक करण ने अपनी आंखें खोली रखी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। डॉक्टर विक्रम ने उसकी नब्ज पर उंगलियां रखते हुए कहा, अब धीरे धीरे आंखें बंद करो। जैसे जैसे दवा असर करने लगेगी, करण की धड़कनें धीमी पड़ने लगी। उसकी सांसें लगभग थम सी गई थी। उसके शरीर की चमक फीकी सी पड़ गई थी। 3 मिनट के भीतर उसकी पूरी बॉडी निर्जीव लगने लगी थी। नैन्सी और टिया यह सब ध्यान से देख रही थी। टिया ने थोड़ा कांपते हुए करण की नाड़ी को जांचने की कोशिश की। डॉक्टर ने उसकी नाड़ी गायब है। हाँ डॉक्टर, विक्रम ने शांत स्वर में जवाब दिया, यही होना था। अब कोई उसे जिंदा नहीं समझेगा। टिया ने डरते हुए करण के चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखें बनते, होठ सख्त, और त्वचा पर सफेदी छा गई थी। डॉक्टर, ये सब सच में बिल्कुल मरा हुआ लग रहा है। जिस पर नैन्सी ने लगभग टिया को डांटते हुए कहा, यही तो इस सीरीज की ताकत है। ये उसके शरीर की सारी क्रिया को रोक देता है, लेकिन वह असल में जिंदा है। अगले 6 घंटे तक ये दवा अपना काम करेगी। इसके बाद वह होश में आ जाएगा। जिस पर टिया ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला दिया और अपने मन में कहा, बॉस तो ऐसे बोल रही हैं जैसे कितना आसान हो। अगर थोड़ी सी भी मैंने गड़बड़ हुई तो इसकी आखिर सबको बिलीव हो ही जाएगा। सबके सामने उसकी पोल खुल चुकी थी। सही में वेट कर रही थी कि कैसे नताशा के ये बड़े बड़े सपने उसके बॉस को देखते ही चकनाचूर होने वाले हैं, टूट कर बिखरने वाले थे। वह तो जल्दी से बस
अब नताशा के फेस का रंग सफ़ेद होते हुए देखना चाहती थी। वहीं अंशुमन समझ गया था कि वही उसकी पुरानी बॉस थी, जिससे वह आगे सबको देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था। साथ में सब इसी चीज़ से हैरान थे कि आखिर ये लोग खड़े क्यों नहीं हो पा रहे हैं। वहाँ पर सबसे ज़्यादा शांत कोई था तो वो सिर्फ नैन्सी थी, जो बिल्कुल शांति से सब कुछ सुन रही थी। वहीं नताशा से जिस तरीके से हंस रही थी, सही में लग रहा था गया था मानो वह दुनिया के हर दर्द, हर खुशी को एक पल में ही महसूस कर रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और बोली, अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है और ये सब मेरा है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन, मेरी ताकत और मेरी दुनिया। और अगर आगे भी कोई मेरे रास्ते में आएगा, उसका हश्र भी यही होगा। उसकी आंखों में क्रूरता थी। अब वह लाशों के बीच चलने लगी, मानो किसी विजेता की तरह। उसके जूते खून से सने हुए थे, लेकिन उसे कोई भी परवाह नहीं थी। उसने हर एक लाश को देखकर एक गर्व भरी मुस्कान दी, जैसे कि वह अपने बनाए गए खेल की हर मोहरे को देख रही हो और बहुत खुश हो रही हो। वह मुस्कुरा रही थी। तभी अचानक उसके फ़ोन पर एक कॉल आया। उसने फ़ोन निकाला। स्क्रीन देखते ही उसकी मुस्कान जैसे गायब हो गई थी। ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि मायरा के कोड नेम से आ रही थी, जिसे वह खुद अपने हाथों से मार चुकी थी। उसके चेहरे पर पहली बार डर और हैरानी के भाव देखे। अचानक से उसके हाथ कांप गए। उसने अपने आप से कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। वो तो नहीं हो सकती। वो मैंने सबको उसे मारने के लिए भेज दिया था ना। फिर वो अभी जिंदा कैसे हो सकती है? नहीं, वो नहीं हो सकती। अगर वो नहीं है तो फिर कौन है? नहीं 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 नहीं, ये हो नहीं सकता। नो नो, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो वह यही सब सोच रही थी। उसके हाथ में फ़ोन रखा था और कांप रहा था। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया था। वहीं उसका फ़ोन बजे जा रहा था, जिससे उसने फिर से थक हार कर उसने जल्दी से कॉल उठाई और धीमी घबराई हुई आवाज़ में कहा, कौन है, कौन है, कौन है, कौन हो तुम? मारा तुम मर चुकी है ना, तुम कौन हो? उसके यह बोलते ही फ़ोन की दूसरी तरफ से एक साथ लेकिन ठंडी आवाज़ आई, मर चुकी हूँ? नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन तुम्हारे खेल का अब अंत शुरू होता है नताशा। यह सुनते ही नताशा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उसके हाथ कांपने लगे थे। उसने जल्दी से फ़ोन को देखा, क्योंकि उसके अंदर से मायरा की आवाज़ आ रही थी, जिससे वह अचानक से यह आवाज़ सुनकर अचानक से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई थी। उसने जल्दी से अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, वह जिंदा नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता। इतना करने के बाद भी वह जिंदा कैसे हो सकती है? नो नो नो। तभी उधर से आवाज़ आई, मैं जिंदा हूँ। आई एम अलाइव एंड नाउ यू सी व्हाट आई डू। उसकी आवाज़ इतनी खतरनाक थी कि अचानक से नताशा के पूरे शरीर में सिरहन सी दौड़ गई थी। उसका पूरा शरीर कांपने लगा था और वह इसका हाथ से फ़ोन छूटकर अचानक से नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही कॉल भी कट हो गया था, लेकिन उसकी घबराहट कम नहीं हुई थी। उसने चारों ओर देखा, मानो किसी छुपे हुए दुश्मन को खोज रही हो। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। ये कोई मजाक है। मायरा मर चुकी है। मैंने उसे मारा था। वो जिंदा नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं। मैंने उसे खुद मारा था। लेकिन उसके अंदर डर ने घर कर लिया था। उसने अपनी घड़ी चेक की और तुरंत एक कोड डायल किया और किसी को आने का वेट करने लगी। वो अभी भी यही बोल रही थी कि नहीं, वो जिंदा नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती, वो मर चुकी है, मर चुकी है, वो मर चुकी है। तभी पीछे से शांत लेकिन हड्डी को जमा देने वाली आवाज़ आई, वो भी जिंदा हो सकती है, जैसे हम जिंदा हैं। तुम बस अब अपनी बर्बादी के घंटे गिनो। जैसे ही नताशा के पीछे से ये आवाज़ सुनी, उसका शरीर कांप गया। उसके पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई। नताशा ने अपने पीछे से आती हुई ठंडी और उस डरावनी हुई आवाज़ को सुना तो उसके पूरे शरीर में जैसे रोंगटे से खड़े हो गए थे। उसका पूरा शरीर कांपने लगा था और मानो बर्फ से जम गई हो। उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। वह हिम्मत करके पीछे देखने की कोशिश कर नहीं कर पा रही थी। उसकी सांसें जैसे तेज हो गई थी। दिल मानो सीने से बाहर निकलने को तैयार था। उसने अपनी मुट्ठी को खींच लिया और धीरे धीरे से कांपते हाथों से उसने अपने कपड़े के अंदर से एक चाकू को बाहर निकाल लिया। आखिरकार उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे उसने अपनी धीरे धीरे से गर्दन घुमाई, उसे लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर छोड़ने वाली है। वहां नैन्सी थी, खून से लथपथ, किसी मौत की रानी सी डरावनी लग रही थी। ऊपर से वह जैसे नताशा को एक लंबी भयानक मुस्कान के साथ देख रही थी। उससे तो जैसे नताशा की रूह भी कांपने लगी थी। उसने डरते हुए पीछे हटते हुए कहा, तुम जिंदा कैसे हो सकती हो?
तुम जिंदा कैसे हो? उसकी आवाज़ पूरी तरीके से कांप रही थी। वहीं नैन्सी की आंखें अंधेरे में चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक सातिर मुस्कान थी। कौन हो तुम? तुम नैन्सी नहीं हो सकती। मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा था। वो मर गई थी। उसका कुछ 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 नहीं चल रहा था। तुम कौन हो? तुम क्या क्या तुम कोई भूत हो? नहीं नहीं, तुम भूत नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता। नताशा की जुबान लड़खड़ा रही थी और वह कुछ भी सही सही और साफ साफ नहीं बोल पा रही थी। उसका गला पूरा सूखा हुआ था और उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा धीमी थी कि वह मुश्किल ही नैन्सी को सुनाई दी थी। वहीं नैन्सी बिना कुछ बोले धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर कदम के साथ नताशा का दिल और भी ज़्यादा तेजी से धड़कने लगा था। उसने उस चाकू को अपने हाथों से और कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसकी अंगुलियां इतनी कांप रही थी कि चाकू गिरने ही वाला था। तुम्हें क्या लगा था नताशा? वह आवाज़ धीमी लेकिन घातक थी। तुम अपने रास्ते की हर रुकावट को खत्म कर दोगी और तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा। तुम कौन हो तुम? नताशा ने लगभग चीखते हुए पूछा था। उसने चाकू को नैन्सी की तरफ कर दिया था। तो आगे की स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच। और हाँ, जानती हूँ कि आवाज़ सही नहीं है, लेकिन प्लीज़ एडजस्ट करो। बताया ना, शादी हो रही घर में। थैंक यू सो मच और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच।